नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार कुशवाहा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बायोलॉजी 12th क्लास का एक टॉपिक है चैप्टर। अगर हम अभी रिड्यूस्ड एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये 5th चैप्टर का पार्ट है, और अगर ओल्ड एनसीईआरटी आप देखते हो तो ये आपका 5th चैप्टर है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये उसी में से एक सेक्शन हमने आज कोशिश की है। ये ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है, इस वजह से हमने सोचा कि इसको आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इसे इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते थोड़ा सा सेंट्रल डोग्मा क्या है, उसके अंदर सेंट्रल डोग्मा के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं, और साथ में उसमें से हम एक प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू द डायग्राम, थ्रू द चार्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या। जैसे टॉपिक आप देख रहे हो सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अब चूंकि नाम से तो हमें नहीं समझ में आता कि एक्चुअली ये जैसे कुछ कुछ होते हैं ना, जो कि नाम से ही समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये टॉपिक का मीन्स क्या हो सकता है। ठीक है ना, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन देखते हो, इसमें कुछ फीलिंग्स आती है कि लगता है कि कुछ ना कुछ डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, क्लियर है। तो हम इसे जब स्टडी करते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि है एक्चुअली क्या। देखिए, सेंट्रल डोग्मा ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की बात की जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन को आप बात करोगे तो सेंट्रल डोग्मा एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है in which starts the transfer of genetic information या flow of genetic information from DNA to RNA, RNA to protein। ठीक है, through the DNA replication, DNA ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, इन तीन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं और उसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, आप भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, बट हम कोशिश करते हैं इसको कि समझा पाएँ। ठीक है, तो देखिए तीन प्रोसेस होता है, एक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर इसे हम नॉर्मल टर्म में डिफाइन करें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब यही नहीं समझ में आएगा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन क्या है, तो पहले इसे थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, जब आपके सेल में, ठीक है ना, सेल आपने देखा होगा, सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, उसके साथ साथ न्यूक्लियस भी होता है। उसी न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए मिलेगा। ठीक है, उसी में क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जो हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी इंफॉर्मेशन उसी के पास है। ठीक है, तो हम इसी डीएनए के थ्रू हम जब कभी भी सेल डिवाइड करवाना होता है तो पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, दैट मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर हमारे सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर कहीं जाके दो सेल बनते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या डिवाइड करवाना पड़ता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करें क्या डिवाइड करवाना पड़ता है, तो वो हमारा डीएनए। ठीक है, हम पहले डीएनए को डिवाइड करवाते हैं, और डीएनए जब हमारा डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 बन जाता है, तब हम फिर उसे सेपरेट करने की प्रोसेस करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या केवल डीएनए के डिवाइड होने से सेल डिवाइड हो जाता है? नहीं, उसमें और 2 प्रोसेस पार्टिसिपेट करती हैं। बट अगर डीएनए डिवाइड हो तो उसे क्या बोलते हैं, देखिए, एक डीएनए से 2 डी बनना, या फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपी फ्रॉम प्रीवियस डीएनए या ओल्ड डीएनए, पुराने डीएनए से, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से क्या करते हैं हम, एक नए डीएनए बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमने सेंट्रल डोग्मा के अंदर 3 चीज़ें करवाई, डीएनए रेप्लिकेशन करवाई, ट्रांसक्रिप्शन करवाई, ट्रांसलेशन करवाई। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या, रेप्लिकेशन। इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से एमआरएनए बनना। हमने बोला था ना कि इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगा, तो देखिए डीएनए से इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र हो गई, डीएनए से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई एमआरएनए में। डीएनए से इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफ़र होना थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है, थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से एमआरएनए में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब वही इंफॉर्मेशन अमाइनो एसिड के फॉर्म में कहाँ ट्रांसफर की जा रही है? प्रोटीन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा नेक्स्ट, तभी तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए से प्रोटीन में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये आइडिया तो हो गया होगा कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन क्या, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है ना, या एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से बोलते हो, और ट्रांसलेशन क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना, है ना, उसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ चल रही है? सारी चीज़ें आपके न्यूक्लियस के अंदर चल रही है। ठीक है, सारी चीज़ें, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है। क्लियर है? तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और उसी एमआरएनए से क्या बनना? प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। और इन तीनों को मिला के डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आई होप कि ये एक छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? सिंपल है, ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन तक ट्रांसफर किया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखा होगा, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से अगर आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। कभी ये सोचा कि अगर एमआरएनए से डीएनए बने तो उसे क्या बोल सकते हैं? तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि पहले तो आरएनए आया तो कभी ना कभी आरएनए से डीएनए तो बना ही होगा। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब चूंकि हम पहले रिवर्स नहीं पढ़ते क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्शन की पहले खोज की, फिर इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो ध्यान रखिएगा, एमआरएनए से डीएनए का बनना या आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को हम रिवर्स का यहाँ साइन लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइन लगा सकते हैं और हम लिख सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर एक पार्ट आता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये क्या है, इसे जानते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, देन उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिखने की वजह यही है कि ये चीज़ें मैं ऑन लाइव बोर्ड भी लिख सकता था, पर दिक्कत ये आती है ना कि जो आपका 30 मिनट्स का वीडियो रहता है वो कम से कम 1-1.5 घंटे का चला जाता है। तो इस इशू की वजह से हमें थोड़ा सा चीज़ें क्या करनी पड़ती है, जो चीज़ें हम रिटन वाला रहता है वो लिख देते हैं और हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन की। तो नाम से देखेंगे डीएनए रेप्ली का मतलब होता है कॉपी, उसकी कॉपी बन रही है ना। रेप्ली का मतलब क्या होता है? कॉपी। तो डीएनए की कॉपी बनना हम उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी जो मशीन्स होती हैं उनमें आप क्या करते हो, आप अपना ओरिजिनल पेज डालते हो और वो उस पेज की क्या हो जाती है, हमें फोटोकॉपी बन के आ जाती है। तो इसी तरीके से, या तो अगर आर्टिफिशियल लैब में आप डीएनए की कॉपी बनाना चाहते हो तो सेम ऐसे ही प्रोसीजर होता है। आप डीएनए का सैंपल मशीन में डालोगे, वहाँ से नई कॉपी बन के चली आएगी। ठीक है, ये आप इस चीज़ को आप पीसीआर एक टूल्स होता है उसके अंदर ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आर्टिफिशियल है। अगर नेचुरल बात करें तो नेचुरल हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस 24 आवर ईच एंड एवरी टाइम चलती रहती है ना, क्योंकि सेल बनते हैं, डैमेज होते, बनते रहते, डैमेज होते हैं। तो इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है? हमें जितनी कॉपी चाहिए होता है उतनी बनती रहती है, राइट। कहीं सेल डैमेज हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, देन उसके बाद क्या हुई, हमारी कॉपी, डीएनए की कॉपी बनी, फिर उससे से नया सेल बना और सेल हमारा जो भी इंजरीज वगैरह पार्ट होते हैं उनको कवर करता है। ठीक है, या आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जब न्यू बेबी बोर्न करता है उस समय भी डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू नए नए सेल बनते रहते हैं और एक मल्टीपल बॉडी बन जाती है। तो इसको अगर डिफाइन करेंगे तो हम नॉर्मल टर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? इट इज़ द प्रोसेस मेकिंग आइडेंटिकल कॉपी, है ना। आइडेंटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप जिस डीएनए को डाल रहे हो उसी की फोटो कॉपी है। ठीक है, तो इसलिए हमने उसके लिए क्या इस्तेमाल किया है? आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी इस्तेमाल करते हैं किसका यूज करके? जो हमारे पास पहले से प्री एग्जिस्टिंग डीएनए है, पहले से जो डीएनए हमारे पास है ऑलरेडी, हम उसका इस्तेमाल करके एक नई कॉपी बनाते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा रोल अगर हम बात करेंगे तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, मान लो कोई क्राइम करके चला गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें उसका छोटा सा सैंपल मिल गया
और हम उसका क्या करते हैं, छोटा सा स्मॉल सेगमेंट अगर हमें डीएनए मिल गया तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करके उसकी कॉपी बना बना के और हम जितना चाहे एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए वो तो इम्पोर्टेंस का पार्ट है, अभी हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो आपके ओल्ड डीएनए, प्रीवियस डीएनए प्रेजेंट है, उसकी हमें आइडेंटिकल कॉपी या न्यू कॉपी बनाना ही क्या कहलाता है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए, प्रीवियस डीएनए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। दूसरे टर्म में भी लिखा हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ प्रीवियस डीएनए, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल लैंग्वेज बोले तो एक नई न्यू आइडेंटिकल कॉपी या न्यू डीएनए का बनना फ्रॉम ओल्ड डीएनए, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर इसे हम बात करें प्रोसेस की, ठीक है, प्रोसेस की बात करें तो अच्छा ये पूछा जाए होता कहाँ, तो ये सेल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस की बात करेंगे तो पहले कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायर होगी, तो इसमें आपका हेलिकेज की जरूरत होगी। हेलिकेज के बाद आपके डीएनए पॉलीमरेज की बात होगी। डीएनए पॉलीमरेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में चलता है, तो कुछ कंपोनेंट्स हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक में जरूरत हो, कुछ यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसके बाद आता है डीएनए लाइगेज, इसके बाद आता है आपका आरएनए आरएनए प्राइमेज, इसके बाद क्या आता है आपका टोपोआइसोमरेज। इनका काम क्या है वो थोड़ा सा जनरल में बता देता हूँ कि इसमें रोल क्या करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर की। देखिए हेलिकेज का काम क्या है, आपके पास दो स्ट्रैंड है, दिख रहे होंगे, डबल स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड नहीं, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है ना। दोनों स्ट्रैंड के बीच में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा होगा, ठीक है। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए, ताकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में टूट जाए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हेलिकेज को, ठीक है ना। इट इज यूज ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे ये ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसका मेजरली फर्स्ट काम क्या रहेगा, ये एटीपी सॉरी एडेनिन और थायमिन, एटी रिच साइट को ये सर्च करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि एटी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल होता है, इस वजह से वो एडेनिन और थायमिन को सर्च करता है ताकि इजीली हम बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर पाएँ। तो ये ब्रेक करने के लिए, और अगर सिंपल बोले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। उसके बाद हेलिकेज के बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, मान लीजिए आपके पास सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, उस सिंगल स्ट्रैंड से आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट करना है, तो ये खुद तो कन्वर्ट कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करता है, एनर्जी कुछ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स एटीपी वगैरह इस्तेमाल करता है। साथ ही साथ ये क्या इस्तेमाल करेगा, नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल करेगा, जिसे डीएनटीपी वगैरह बोलते हैं, उनको इस्तेमाल करके क्या करेगा, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है उसकी रीडिंग करेगा, है ना, और रीडिंग करके प्राइमर की हेल्प से उसे डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करेगा। और अगर सिंपल टर्म में कहें, डीएनए की रीडिंग, है ना, रीडिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड की रीडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, तो फर्स्ट की अगर बात करें तो रीडिंग कर डीएनए स्ट्रैंड को जब रीड करेगा तो रीडिंग करते वक्त तो आपको पता होगा कि डीएनए के केस में आरएनए का प्राइमर, आरएनए के केस में डीएनए का प्राइमर लगता है। तो जब हम आरएनए का प्राइमर लगाते हैं डीएनए के केस में, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये आरएनए की जो बेस पेयर होंगे उसे रिमूव करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। कौन सा, फर्स्ट वाला, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। सेकंड का काम क्या रहेगा, ये जहाँ भी निक पॉइंट रहेगा, जैसे रीड करते वक्त, रीड करने के बाद जब हमारा डीएनए बनता है तो कुछ कुछ जगह अनक्वाइल्ड रह जाता है ना, टेंशन की वजह से, खाली ब्लैंक प्लेसेस की वजह से, या कह सकते हैं कि वहाँ पे बॉन्ड प्रॉपरली बाइंड नहीं होते, इस वजह से वो ब्लैंक होने की वजह से वो प्रॉपर क्वाइल नहीं करते, राउंड अप नहीं हो पाते, इसीलिए ये क्या करते हैं, उस जगह को रिमूव वगैरह करने में टोपोआइसोमरेज हेल्प करेगा। लेकिन उसको कट लगाना, प्राइमर ऐड करके उसे रीड करवाना, वो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम है, ठीक है, आगे आपको पता चल जाएगा। एक आता है नेक्स्ट आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो थर्ड न्यू स्ट्रैंड की कॉपी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं बेसिक्स रीडिंग में काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें डीएनए पॉलीमरेज तीनों में ध्यान रखिएगा, आगे आपका फंक्शन लिखा हुआ है,
लेकिन हमने पहले थोड़ा सा बता दिया। इसके बाद डीएनए लाइगेज आता है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? डीएनए लाइगेज जैसे आपके पास जब प्राइमर ऐड करोगे तो एक सेगमेंट आरएनए का हो जाएगा, फिर नई रीडिंग होगी, या कह सकते हैं कि जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड है, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, उसमें प्राइमर को अटैच करने के लिए कहीं ना कहीं गम की ज़रूरत होती है ना, एक ग्लू की ज़रूरत होती है, गोंद की। तो वो गोंद का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज। और अगर कभी तोड़ना हो तो उसका काम कौन करेगा? वो काम करता है आपका आरई, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएज, मतलब उसे बायोटिक सीजर भी बोलते हैं, जैविक कैंची। तो उसकी ज़रूरत तो अभी यहाँ नहीं पड़ रही है, आगे हो सकता है थोड़ी बहुत पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज का काम क्या है? हमने लास्ट में बोला था कि जब डीएनए हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसकी कॉइलिंग शुरू होगी, तो कॉइलिंग में कहीं ना कहीं अनकॉइल्ड रह जाते हैं। वो अनकॉइल्ड का रीज़न ये है कि प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड नहीं होते, है ना। तो गैप होने की वजह से ये टोपोआइसोमरेज उस गैप को सर्च करता है, और सर्च करने के बाद वहाँ पे उसकी रिकॉइलिंग करता है या सुपर कॉइलिंग करता है। तो ये काम किसका है? टोपोआइसोमरेज। या इसी को ये टोपोआइसोमरेज रिलीज किए जाते हैं गायरेज एंजाइम। कौन सा? गायरेज। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये इसके पहले बेसिक कंपोनेंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, तभी आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी अगर इसमें थोड़ी बहुत डाउट्स रह गए होंगे तो वो हम डायग्राम में कोशिश करेंगे आपको बता दें। ठीक है, तो चलिए आप कोशिश करते हैं डायग्राम को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की। डायग्राम में एक लंबा चौड़ा आपको डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है अगर आप इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो। देखिए, हमने आपको शुरू में कहा था क्या कि न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा। हमने मान लीजिए कि उसके डीएनए के एक छोटे सा सेगमेंट को ले लिया। अब हमारे पास एक ही डीएनए स्ट्रैंड है, और वो भी कैसा है? डबल है। और उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमें 2 डीएनए बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? तो उसी का ये प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, हमने एक स्ट्रैंड लिया, ठीक है, जो कि 5 3 है, 3 to 5 एंड है ना। ये दोनों स्ट्रैंड है, एंटी पैरेलल होते हैं, ये आपको पता है। हम इस स्ट्रैंड में क्या करेंगे? इस स्ट्रैंड में इसे डीनेचर करने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलिकेज। डीनेचर का मतलब कि इसे डबल बॉन्ड में ब्रेक कर, 2 स्ट्रैंड में ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले वो प्लेसेस ढूंढेंगे जहाँ पे क्या होगा? एडेनिन और थायमिन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो हम देखते हैं एडेनिन और थायमिन की जब हमने रीडिंग स्टार्ट की तो हमें रीडिंग में कहाँ मिला? ए यहाँ मिला, टी यहाँ मिला। अब देखिए, हमने तो 2 ही लिख रखा है, 2 ही बेस पर, लेकिन ये कंटिन्यूसली कहाँ से कहाँ? 9 to 13, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है 9 to 13, है ना। 9 से लेकर के 13 बेस पर 4 बेस पेयर तो कम से कम होनी चाहिए, है ना। तो 9 to 13 बेस पेयर तक हम क्या करते हैं? एडेनिन और थायमिन के बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। पहले इसे सर्च करेंगे, सर्च करने में हेलिकेज का ही रोल होता है। सर्च करेंगे और उस जगह ले जाके हेलिकेज एंजाइम को अटैच कर देंगे, ठीक है। जब हमने अटैच कर दिया तो अटैच करने के बाद क्या होगा? वो वहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कहाँ के? जहाँ एडेनिन और थायमिन की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ अधिकता होगी। तो इस बॉन्ड को हमने क्या कर दिया? ब्रेक करवा दिया। इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही हमारा जो डीएनए था वो क्या हो गया? बॉन्ड ओपन हो गया, बबल का फॉर्मेशन हो गया, बबल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बबल लाइक डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। ये बबल जैसे बन गया, है ना, गुब्बारे जैसे नहीं, नॉर्मल पतला रहता है, हवा भर देते तो फूल जाता है। तो यहाँ पे समझ लो कि इसने हवा भर दी, एक तरीके से ही फूल गया। हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद आप सोचोगे कि ये रिमूव क्यों नहीं हुआ? रिमूव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जब यहाँ पे इस स्ट्रैंड को डुप्लीकेशन करवाओगे तो कहीं ना कहीं इन बचे हुए बॉन्ड को भी तो ब्रेक करेगा। इसीलिए अभी हमने रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? हम दोनों को तो एक साथ रीडिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं? इसका हाफ पीस लेते हैं, आधा, ठीक है, एक साइड का लेते हैं। बाई फॉर्क इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बाई फॉर्क डीएनए। क्या बोलते हैं इसे? बाई फॉर्क डीएनए। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं? बाई फॉर्क डीएनए। अब देखिए, इस बाई फॉर्क में अब क्या क्या होने वाला है? हमने कंपोनेंट शुरू में ले लिया था हेलिकेज, हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। हमने डीएनए पॉलीमरेज लिया, अब डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमने प्राइमर वगैरह, आरएनए प्राइमेज वगैरह ले लिया, आरएनए प्राइमर ताकि बन जाए, ठीक है। अब हम वो प्रोसेस आगे करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये डीएनए स्ट्रैंड हमारा था नॉर्मल। हमने क्या किया इसमें? इसमें क्या क्या चीज़ें की है वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने आरएनए प्राइमेज एंजाइम लिया था, उसकी हेल्प से आरएनए प्राइमर बनाया, ठीक है।
आरएनए प्राइमर बनाया, उसके साथ साथ हमारा डीएनए स्टेबल तो रहेगा नहीं, है ना। वो चाहेगा ना कि ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड है, तो ये किसी न किसी के साथ क्या करेगा, बाइंड होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेबल रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, कम से कम 1000 से 2000, 1000 से 2000 हम एसएसबी प्रोटीन अटैच कर देते हैं, है ना, ठीक है, एक स्टेपनी के तौर पे, ठीक है ना, ताकि स्टेबल रहे। सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी का मतलब क्या होता है, सिंगल साइट बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड पे बाइंड करने के बाद ये स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं कुछ देर के लिए, तब तक हम इसकी रीडिंग करवा के डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड में 1000 से 2000 क्या ऐड कर दिया, एसएसबी प्रोटीन, ठीक है। अब ये एसएसबी प्रोटीन ऐड करने के बाद ये तो स्टेबल हो गए, अब आगे की प्रोसीजर करेंगे हम। इसमें जो हमने प्राइमर बनाया, ठीक है ना, कितना, 4 to 12 बेस पेयर का, 4 to 12 बेस पेयर का हमने क्या किया, 4 से मिनिमम 4 बना सकते हैं, मैक्सिमम कम से कम एडेनिन ग्वायमिन थायमिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वायमिन साइटोसिन और यूरेसिल, 4 बेस पेयर तो कम से कम होनी चाहिए, तभी आगे की ये रीडिंग कर पाएगा। इसीलिए हमने कम से कम क्या किया, 4 बेस पेयर से मिनिमम और 12 बेस पेयर मैक्सिमम, इतना तक हमने क्या किया, कम से कम प्राइमर बनाया, ये 5-10 भी बोल सकते हैं, इतने लेंथ का हमने क्या किया, प्राइमर बनाया, ठीक है। और इस प्राइमर को ले जाके यहाँ पे क्या कर दिया, जहाँ पे 3 से 5 एंड डीएनए है, उस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे अटैच कर दिया, हमने अटैच कर दिया, दिख भी रहा होगा आपको ब्लू कलर का। अटैच करने के बाद ऐसे तो अटैच नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या, लाइगेज एंजाइम, ठीक है। कौन सा, डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं। डीएनए लाइगेज की हेल्प से अटैच कर दिए, अटैच करने के बाद अब इसकी बारी आती है रीडिंग की, ठीक है। रीडिंग के लिए क्या करेंगे, हम अटैच करेंगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। रीडिंग के लिए क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हम क्यों ऐड करते हैं, इसका रीज़न हमने शुरू में ही बताया था, अभी भी बता देते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये जो हमारा आरएनए प्राइमर है, चूंकि डीएनए का स्ट्रैंड है और प्राइमर हमने कौन सा बाइंड किया, आरएनए का। डीएनए का प्राइमर इसलिए नहीं बाइंड करते क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डीएनए से डीएनए के स्ट्रैंड को रीड कर पाए, इसलिए हम आरएनए का प्राइमर इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया, आरएनए का प्राइमर जब ऐड किया तो इसमें चूंकि कुछ बेस पेयर किसके लगे होंगे, आरएनए के, ठीक है, जैसे यूरेसिल। तो ये जो टेम्पलेट उस एक छोटा सा टेम्पलेट फॉर्म में एक हमने आरएनए प्राइमर अटैच किया है, उसको रिमूव करने के लिए क्या हमने यूज किया, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक है। जब ये आगे की ओर रीडिंग करेगा, ये डीएनए पॉलीमरेज आगे की ओर रीडिंग करेगा, तो रीडिंग करते वक्त ये क्या करेगा, रीडिंग भी करता जाएगा, नए नए बेस पेयर ऐड करके, और इसको एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, ये आरएनए के बेस पेयर को रिमूव करता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपके आरएनए प्राइमर के बेस पर उन्हें हटाएगा, इसको आगे की तरफ रीड करके और नए बेस पेयर ऐड करेगा, वो कहाँ से आएंगे, अलग से हमने बोला कि बेस पेयर हमें इसमें डालना पड़ेगा, डीएनटीपीस वगैरह एनर्जी वगैरह डालनी पड़ेगी, तभी ये रीडिंग करेगा, अपने से तो नहीं करेगा। तो इसको केवल पढ़ना है कि सही से ये बेस पेयर ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये काम केवल किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का। और इसमें एक और काम हमने बता दिया था कि इसके आरएनए प्राइमर के बेस पेयर को रिमूव करना, ठीक है ना, क्लियर। अब ये चूंकि क्या करता है, ये सीधे कंटिन्यूअस रीड करता है और पहला स्ट्रैंड है, फर्स्ट टाइम लीड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग। ये फर्स्ट टाइम लीड कर रहा है इसलिए क्या बोलते हैं, लीडिंग, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, ये रीड कैसे कैसे करता है, तो अगर प्राइमर की बात करेंगे तो 5 to 3 डायरेक्शन की ओर, और अगर टेम्पलेट डीएनए की बात करेंगे तो 3 to 5 डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसको आगे रीड करने के बाद ये कंटिन्यूस यहाँ तक रीड कर लिया, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, जो अपोजिट वाला है। अब चूंकि अपोजिट वाला बाद में रीड करता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको लैगिंग, लैग मतलब टेल, लैगिंग बाद में से, है ना।
लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये इधर से रीड करता है और ये किधर से रीड करेगा, ये इधर से रीड करेगा, ठीक है। तो प्राइमर तो वही रहेगा 5 to 3 डायरेक्शन, और आपका टेम्पलेट डीएनए क्या रहेगा 3 to 5 डायरेक्शन, 3 to 5 डायरेक्शन। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि ये कंटिन्यूस रीड नहीं करता है ना, थोड़ा सा रीड करेगा फिर रुक जाएगा, फिर थोड़ा सा रीड करेगा फिर रुक जाएगा। तो इसमें हमें कई बार प्राइमर ऐड करने पड़ते। तो पहले हमने एक बार प्राइमर ऐड किया, इसमें डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया, ठीक है। अब इसको हमने रीड करवा दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें प्राइमर ऐड किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, फिर प्राइमर ऐड किया, और फिर प्राइमर ऐड करने के बाद फिर हमने इसे क्या करवा दिया, रीड करवा दिया। इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट में प्राइमर ऐड करते जाएंगे और उसे रीड करवाते जाएंगे। 5 to 3 डायरेक्शन प्राइमर और 3 to 5 डीएनए स्ट्रैंड। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, ये रीडिंग हो गई। अब इस रीडिंग के बाद, है ना, इस रीडिंग के बाद की थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड रीडिंग तो हो गई, लेकिन हुआ क्या कि ये स्ट्रैंड कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि एक बार में इसने रीडिंग तो नहीं की, इसमें थोड़ा रुक रुक के रीडिंग की, ठीक है। कैसे रीडिंग की, थोड़ा रुक रुक के रीडिंग की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, या साइंस के टर्म में क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, है ना। रुक रुक के लिए या जिग जैग के लिए हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। या इसे जिग जैग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, है ना। जिग जैग, ओकाजाकी, डिसकंटिन्यूअस, ये सारे किसके अपोजिट वाले स्ट्रैंड के नाम हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये रीड कर रहा है इसलिए रीडिंग स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ओकाजाकी, लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। इसके बाद जब ये रीडिंग करने के बाद हमारे पास सेगमेंट बन के आएगा, तो आपको पता है कि इसमें तो कहीं निक नहीं रहेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस तो इसने रीड की है। तो होता क्या है कि ये कहीं कहीं कुछ कुछ जगह खाली रह जाती हैं, कुछ कुछ पॉइंट की जगह क्या रह जाते हैं, ब्लैंक रह जाते हैं, ऐसे निक रह जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर क्या नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रॉपर ऐड नहीं हो पाते बेस पेयर के बीच में, तो एक खाली जगह रहती है, इस खाली जगह को निक पॉइंट बोलते हैं। और इसी की वजह से हमारा डीएनए आगे चल के जब कॉइल होता है तो अच्छे से प्रॉपर कॉइलिंग नहीं हो पाती, ठीक है। तो जब प्रॉपर कॉइलिंग नहीं हो पाती तो इस कॉइलिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन आता है, हमने इधर बताया था टोपो आइसोमेरेज, ठीक है। बाकी एंजाइम का यूज हो गया, अब यहाँ टोपो आइसोमेरेज आएगा।